तो गाइस आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में, और उनका जो एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये आपकी बुक का नाम है और यही आपका सब्जेक्ट है। एंड इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो आपकी यूनिट 3 के अंदर हरित क्रांति से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके एग्ज़ाम में जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो एग्ज़ाम है, अगर इसके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो उनमें से एक आता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड गाइस, ये जो है अपने इस सब्जेक्ट की सबसे पहली मतलब कि जो है वीडियो है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आता है तो आपको यही लिखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हरित क्रांति के बारे में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हरित क्रांति पहली बार 1960 के दशक, मतलब 1960 से लेकर 1970 इनके बीच में, ठीक है, वो जो होता है 10 साल, जैसे कि 1960 के दशक बोला गया तो 1960 से 1970, अगर 1980 बोला गया तो 1980 से लेकर 1990। तो हरित क्रांति पहली बार 1960 के दशक, मतलब 1960 से लेकर 1970 में, ठीक है। इसमें नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। मतलब कि अमेरिका के एक व्यक्ति है जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले। इन्होंने हरित क्रांति की सबसे पहली बार शुरुआत की थी, ठीक है। मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे पहला कदम उठाया था नॉर्मन बोरलॉग ने, वो भी कब, 1960 के दशक में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन की संज्ञा हम कह सकते हैं। इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो किसने शुरू की थी हरित क्रांति? नॉर्मन बोरलॉग ने। कब की थी? 1960 के दशक में, ठीक है। 1960 के दशक में लगभग हम कह सकते हैं 1967 से लेकर 1968 में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और उसके प्रभाव देखने को मिल रहे थे। अब देखो, नॉर्मन जो बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने क्या करी थी हरित क्रांति की शुरुआत, तो इस क्रांति में उनकी भूमिका के कारण उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए हरित क्रांति का जनक कौन है, तो हम कह सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने क्या की थी हरित क्रांति की शुरुआत, तो उन्हीं को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उनका जो मेन रोल है हरित क्रांति को उत्पन्न करने में या इस क्रांति को लाने में, तो इसी कारण उनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इसके लिए उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार उनको दिया गया था क्योंकि उन्होंने गेहूं की सबसे अधिक उपज देने वाले किस्म HYVS को विकसित करने में ज़बरदस्त काम किया था। देखो, HYVS के बारे में मैं बताऊंगा। ये ना क्या होते हैं किस्म, मतलब बीज उत्पन्न करने वाली जो चीज़ होती है, बढ़िया बीज उत्पन्न करते हैं और सस्ते भी, HYVS, ठीक है। अभी इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन जानेंगे HYVS क्या होता है। तो इतना ध्यान रखना, इसके लिए उन्हें 1970 में जो अपने नॉर्मन बोरलॉग थे उनको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था और उन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाले किस्म HYVS को विकसित करने में ज़बरदस्त काम किया था। इसमें जो हमने देखा था कि जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने देखा कि HYVS, अब इसकी फुल फॉर्म की बारे में अगर मैं बात बताऊं तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। जो स्मॉल एस है उसका मतलब होता है सीड्स, मतलब बीज। मतलब ये ऐसे बीज होते हैं जो गेहूं और चावल की सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब इससे ना गेहूं और जो चावल है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उसकी उपज में वृद्धि होती है। तो जो अपना हरित क्रांति है उसमें गेहूं की सबसे अधिक उपज देने वाले बीज कौन से थे? HYVS। तो HYVS वो बीज होते हैं जिनकी फुल फॉर्म हम बता सकते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, ठीक है। इससे गेहूं और चावल की उत्पादन क्षमता बढ़ी थी, उपज बढ़ी थी। उसको विकसित करने में ज़बरदस्त काम किया था 1970 के दशक में, 1970 में जब उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। देखो, अगर हरित क्रांति के जनक बात करें हम तो नॉर्मन बोरलॉग है जो अमेरिका के रहने वाले हैं। बाकी अगर भारत के अंदर जो हरित क्रांति है वो कौन लेकर आया था, तो वो थे MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई थी उसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, ठीक है। आपने इसके बारे में 12th जो 11th है 12th में पढ़ा होगा।
पॉलिटिक्स के अंदर भी है और इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसके बारे में बताया गया है। तो देखो, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि हरित क्रांति से पहले की बात करें, जब हरित क्रांति नहीं थी तो उस समय सूखा पड़ गया था, देश भर में बहुत ज़्यादा ही खाद्यान्न संकट जो था वो पैदा हो गया था। ठीक है, मतलब हर किसी को हर किसी के पास खाने की क्या हो गई थी, कमी। तो जैसी हरित क्रांति आई तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों के उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। मतलब धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन में किसका योगदान था, गेहूं का योगदान था। सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज बढ़ी थी और चावल की, क्योंकि गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए किस बीज का प्रयोग किया गया था, HYVS, जो जल्दी से उत्पादन क्षमता बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो अपने चावल और गेहूं की उत्पादन क्षमता वो सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, मतलब उपज भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की हुई थी और बढ़िया हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। अब इसमें बात करें मुख्य फसलें कौन कौन सी थी। देखो, मुख्यतः गेहूं और चावल की फसलें, ये वृद्धि केवल विकासशील, मतलब ऐसे देश जो अपना विकास कर रहे हैं उसमें नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों की शुरुआत के कारण है। ठीक है, मतलब गेहूं और चावल की जो फसलें हैं इनकी वृद्धि हुई थी केवल कहाँ पर, विकासशील देशों में, और नए उपज उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों की शुरुआत के कारण हुई थी। ठीक है, मतलब HYVS जो बीज है, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज, ठीक है, जिनसे क्या मिलती है, उच्च उपज मिलती है, ज़्यादा उपज मिलती है वाले किस्म के बीजों की शुरुआत के कारण क्या हुई थी, विकासशील देशों में चावल और गेहूं की फसलें सबसे ज़्यादा हुई थी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो, जो 20वीं सदी, मतलब 20वीं सदी के बीच में शुरू हो गई थी, 20वीं सदी जब थी उसके बीच में ही शुरू हो गई थी, मतलब 20वीं शताब्दी होती उसके बीच के काल में अपने अब आगे बताया गया, अपने शुरुआती दिनों में मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीपों में अधिकतम वृद्धि देखी गई। अब देखो, आप उतना लिख सकते हो जो मैंने बताया था अभी, इसमें थोड़ा बहुत अमेरिका के बारे में बताया गया, नॉर्मन बोरलॉग, फिर उसके बाद भारत के बारे में बताया गया, और HYVS के जो बीज है उसके बारे में आप लिख सकते हो, जिससे ज़्यादातर गेहूँ और चावल की उपज बढ़ती है। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया है कि जो अपने हरित क्रांति है उसके घटक के बारे में। ठीक है, तो देखो, हरित क्रांति के घटक जो हैं वो नीचे दे रखे हैं। हरित क्रांति के प्रमुख घटक नीचे सूचीबद्ध है, मतलब उनकी सूची बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है। सबसे पहले HYV बीज। ठीक है, मतलब उच्च उत्पादकता प्रदान करने वाली या उच्च उपज देने वाले बढ़िया किस्म के बीज को बोलते हैं HYV। ठीक है, HYVS बीज मतलब सीड्स होते हैं, तो एस नहीं लगा रखा है, HYVS बोल लो या HYV बीज कह लो। ठीक है, HYV हरित क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब इससे ना हरित क्रांति में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, खासकर तो चावल और गेहूं की फसल की उपज को बढ़ाने में, क्योंकि ऐसी फसल का परिपक्व, ठीक है, मतलब पकना समय अन्य की तुलना में कम होता है। मतलब देखो, कुछ फसलें ऐसी होती है जिसमें HYV जो बीज है उसके अलावा अगर हम किसी अन्य बीज का प्रयोग करते हैं तो उस फसल को पकने में या उपज आने में बहुत ज़्यादा ही समय लगता है। लेकिन जिस भी फसल को मतलब उगाने के लिए या उपज के लिए अगर हम HYVS बीज का प्रयोग करते हैं तो इसमें समय कम लगेगा। तो मतलब HYV के थ्रू ना बढ़िया किस्म की फसल कम समय में उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना HYV जो है वो हरित क्रांति का प्रमुख घटक माना जाता है। इससे किसान बहुत फसल कर सकते हैं। दूसरी बात बताई गई है, इससे किसान क्या कर सकते हैं, बहु फसल कर सकते हैं। मतलब बहु का मतलब एक से ज़्यादा प्रकार की फसलों का उत्पादन का उपज मतलब उगा सकते हैं एक तरीके से अपने खेत में। उदाहरण के लिए बताया गया, चावल और गेहूं की पारंपरिक किस्मों को पकने में लगभग 130 से 150 दिन लगते हैं, लेकिन नई किस्म के बीज को कटाई प्रक्रिया के लिए केवल 100 से 110 दिन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ऐसे बीज अधिक रोजगार दर मतलब निर्माण करने में मदद करते हैं, क्योंकि अनुकूलतम परिस्थिति में उन्हें प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक श्रम की ज़रूरत होती है।
इसमें बताया गया उदाहरण में कि अगर हम चावल और गेहूं की ना, अगर गेहूं के लिए अगर हम पहले वाले जो बीज है उनका प्रयोग करें तो उनको पकने में 130 से 150 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर नई प्रकार के जो बीज है उनका प्रयोग करा जाए तो 100 से 110 दिन के अंदर ही सारा काम हो सकता है कटाई के लिए भी। और दूसरी बात, इसके अलावा ऐसे बीज ना बहुत ज़्यादा ही रोजगार प्रदान करते हैं, तो खासकर तो किसानों को, क्योंकि वही इसी से रिलेटेड जैसे संबंधित कार्य करते हैं जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं। तो इससे अनुकूलतम परिस्थिति में उन्हें प्रति इकाई क्षेत्र में मतलब हर एक मीटर के मतलब जो प्रति इकाई क्षेत्र है उसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है उन्हें। तो देखो इसमें ना HYV जो है उसके बारे में बताया गया, पहला घटक तो हो गया अपना। दूसरा देखो बताया गया सिंचाई, ये भी क्या है अपना हरित क्रांति का घटक है। तो देखो इसमें बताया गया सिंचाई को हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। दूसरी बात इसमें बताई गई है अधिक और कम सिंचाई पौधों के लिए हानिकारक है। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सिंचाई कर लेता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पानी अगर खेतों में डाल देता है तो भी वो खतरनाक है या वो भी हानिकारक है। लेकिन अगर कम डालता है तो खेत नष्ट ही हो जाने मतलब ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो सिंचाई जो है ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा और कम होगी तो वो पौधों के लिए और किसी फसल के लिए, किसी के लिए भी क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। वर्षा का मौसम पूरी तरह से अनियमित होता है, ठीक है, मतलब वर्षा कभी भी अगर होती है, वर्षा ऋतु का समय चलता है तो वर्षा ही वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उसमें वो बारिश जो है वो अनियमित होती है, मतलब उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, वो कभी भी आ सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए किसान सिंचाई प्रक्रिया के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि वर्षा कभी भी आ सकती है। अगर सपोज़ मान के चलो किसान ने अगर खेतों में जो पेड़ पौधों पे पानी डाल दिया, सिंचाई की प्रक्रिया पूरी कर ली, फिर उसके बाद अगर तुरंत बारिश आ जाए तो ऐसे तो फिर जो खेत है या पेड़ पौधे उनको पानी ज़्यादा मिल जाएगा, जिसके कारण वो चीज़ उनके लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक, क्योंकि वो पानी हम पहले ही दे चुके हैं। लेकिन अगर किसान ने पानी नहीं डाला और वो अगर वर्षा के भरोसे रह गए तो क्या होगा, इससे अगर वर्षा हुई नहीं तो फिर और दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फसल क्या हो जाएगी या पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि किसान किस पर निर्भर हो गया था, फसलों पर, ठीक है। तो किसान को कभी भी सिंचाई करनी है तो उसके लिए वर्षा पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, और सिंचाई के लिए जो पानी होता है वो ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, मतलब सिंचाई का अधिक होना भी हानिकारक है और कम होना भी हानिकारक है। सिंचाई करने के लिए ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है, सिंचाई जैसे कि करनी है तो उसके लिए ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि देखो हम वर्षा पे निर्भर नहीं रह सकते, इतना तो हमने पढ़ लिया। सिंचाई प्रक्रिया अगर किसी व्यक्ति को मतलब कोई भी किसान करता है तो वो वर्षा पे निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि वर्षा क्या होती है, अनियमित। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में आप लिख सकते हो। फसल कटाई की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सिंचाई का नियमित समय और आपूर्ति मतलब उसको पूरा करने के लिए पानी की मात्रा महत्वपूर्ण है। सबसे मेन चीज़ क्या है, पानी। तो पानी पे फोकस किया जाना चाहिए, तभी क्या होगा, सिंचाई हो सकती है। तो सबसे मेन चीज़ तो पानी है, क्योंकि बिना पानी के सिंचाई कभी की नहीं जा सकती। और समय होना चाहिए कि सिंचाई हमें इस समय करनी है, किसी भी पेड़ की, किसी भी खेत की, ठीक है, तो मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी। ऐसा करने से उपज में 80% तक वृद्धि हो सकती है, 100% तो नहीं लेकिन 80% होगी, और उससे उपज भी बढ़िया होगी, ठीक है, मतलब खेत जो फसल है या पेड़ पौधे हैं वो स्वच्छ रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे। अब देखते हैं इसके बाद सिंचाई के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सिंचाई के बाद अपना है तीसरा रासायनिक उर्वरक। तो ये भी क्या होता है, हरित क्रांति का एक घटक है, और तीसरा घटक है रासायनिक उर्वरक। अब देखो उर्वरक क्या होते हैं, जैसे कि खाद होती है, लेकिन खाद क्या होती है, घर में बनाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन उर्वरक जो होते हैं वो लैब में बनाए जाते हैं, मतलब इनको केमिकल के थ्रू बनाया जाता है। और ये खाद की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव, मतलब थोड़े से ना इनका जो खर्चा होता है ज़्यादा लगता है इनको ख़रीदने के लिए। इनको ख़रीदा भी जाता है लेकिन इनमें खर्चा क्या लगता है, ज़्यादा, क्योंकि ये केमिकल के थ्रू बने होते हैं। अब दूसरी इसमें बात करें, देखो जब तक मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम होती जाती है और HYV मतलब जो अपने बीज है अच्छे किस्म वाले जिससे उपज बढ़िया उगती है, किस्म के बीजों को फसल की अधिक उपज देने के लिए उच्च मात्रा में उर्वरकों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। उर्वरकों की खपत मतलब उसके प्रयोग के मामले में दक्षिण भारत, जो भारत का निचला इलाका है, ठीक है, जो कर्नाटक वगैरह इसमें शामिल होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है,
भारत के निचले इलाके में या दक्षिण भारत 1970 तक उत्तरी भारत की तुलना में, मतलब ऊपर का जो इलाका है अपना, उसकी तुलना में अग्रणी था। मतलब दक्षिण भारत में ना उर्वरकों का प्रयोग क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। लेकिन इसके बाद उत्तरी राज्यों में, मतलब भारत के उत्तर वाले राज्य, जो ऊपर वाले राज्य है, उसमें उर्वरकों की खपत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा वृद्धि। मतलब उर्वरकों का प्रयोग पहले तो दक्षिण भारत ज़्यादा कर रहा था 1970 में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तरी राज्यों ने उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करने लग गए। जैसे कि उसमें से मुख्य है राज्य हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। तो इन्होंने क्या करा था, उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था, जिसके कारण इनके राज्य में उर्वरकों की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये रासायनिक उर्वरक के बारे में था। अब इसके बाद अपना है भूमि सुधार। इसके बाद है अपना भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार जो है अपना, देखो इसमें चौथे पर है रासायनिक उर्वरक के बाद जो अपना भूमि सुधार। इसमें देखो ये हरित क्रांति का क्या अपना चौथा घटक है। ठीक है, जो मतलब चौथे नंबर पे आता है, ये वो घटक है भूमि सुधार। अब देखो इसमें पहले जमींदारी प्रथा थी, जिसके कारण किसानों का शोषण होता था। ठीक है, मतलब छोटे किसानों का तो ज़्यादातर शोषण ही होता था, जमींदारी प्रथा लागू थी। क्योंकि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत क्या था, राजा जो था वो जमींदारों की क्या करता था, नियुक्ति करता था, और उनको एक निश्चित समय सीमा निश्चित की गई थी कि राजा जो कहता था जमींदारों को कि तुम्हें इस समय में इतने कर लेकर आने, किसी भी कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन लेके आने, किसानों से लूटने तुम्हारे को। ठीक है, तो क्या करता था, जमींदार जब जाता था किसानों के पास तो वो उनसे कर वसूलता था, लेकिन वो कर वसूलने के अलावा थोड़ा सा ज़्यादा कर वसूलता था, जितना राजा ने बोला उससे कहीं ज़्यादा। ठीक है, मतलब एक तरीके से जमींदार कर नहीं वसूलता था, वो किसानों का क्या करता था, शोषण करता था। ठीक है, उनको मतलब धमकी या उनके साथ कोई भी गलत कार्य कर सकता था जमींदार, क्योंकि जमींदारों को पूरी छूट थी कि वो किसानों से किसी प्रकार से कर निकलवा सकता है। लेकिन इस क्रांति, देखो अब इसमें क्या हुआ, जमींदारों का शोषण हुआ, मतलब जमींदारों ने क्या करा, किसानों का शोषण किया। जमींदारों का शोषण नहीं, जमींदारों ने क्या करा था, किसानों का शोषण किया था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसे, जमींदारों का प्रभाव ज़्यादा था इसमें। और राजा को किससे कर लेना था, इनडायरेक्ट तौर पे उसने किससे कर लिया, किसानों से कर लिया था, लेकिन किसके थ्रू, जमींदारों के थ्रू। तो इसमें जो बिचौलिया थे ना, वो थे जमींदार, क्योंकि राजा और किसान के बीच में कौन आ रहा था, जमींदार आ रहे थे। राजा ने जमींदारों को नियुक्त करा और जमींदारों ने राजा के काम के लिए किसानों के पास गए और कर लेकर आए। तो एक तरीके से बिचौलिया इसमें थे। तो जमींदारी प्रथा एक तरीके से बिचौलियों पर निर्भर थी। ठीक है, बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण किया गया था। ठीक है, इसमें हम ये लिख सकते हैं। लेकिन इस क्रांति की शुरुआत के साथ व्यवस्था को बदल दिया गया। जैसे हरित क्रांति आई तो व्यवस्था क्या होती गई, बदलती गई, क्योंकि नया कानून लागू किया गया था, यानी सीलिंग कानून। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो हरित क्रांति से संबंधित। अभी आपका हरित क्रांति का मैं सेकंड पार्ट और लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी एंड आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो हरित क्रांति से रिलेटेड अभी और इन्फॉर्मेशन बाकी है, जैसे कि हरित क्रांति का प्रभाव भी बताएंगे अभी। ठीक है, अभी तो हमने घटक पढ़े हैं, तो घटक तो इतने ही थे। जो अपना लास्ट वाला भूमि सुधार से रिलेटेड, इसमें जमींदारी प्रथा के बारे में भी आप लिख देना। दैन उसके बाद जो हरित क्रांति के अंदर ना बाद में क्या होता है, जैसे हरित क्रांति आई तो जमींदारी प्रथा हट करना फिर कोई नई कानून लागू कर दिया गया था, जैसे हम क्या बोलते हैं, सीलिंग कानून। अभी सीलिंग कानून के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग कानून क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड इसके बाद हम बात करेंगे हरित क्रांति का उद्देश्य, हरित क्रांति के अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई गई थी। ठीक है, और कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी 1966 और 67 के बीच में, क्योंकि हरित क्रांति का जो प्रभाव है 66 से 67 के बीच में देखा गया था। ठीक है, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो 2 से 3 टॉपिक अपने रहते हैं, उसके बारे में जानकर फिर हम जो अपनी हरित क्रांति वाली यूनिट है वो ख़त्म कर देंगे। सो गाइस, आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक